हेलो फ्रेंड्स, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है जो बिग एप्लीकेशन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाने में काम आती है वो कौन सी है। तो उसने जावा को बताया। ठीक है, तो अगर किसी एमएनसी में जाना चाहते हैं और एंटरप्राइज लेवल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो जावा इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। अब क्वेश्चन आता है कि उसके लिए पहले आपको जावा के इंटरव्यूज़ क्रैक करने पड़ेंगे, राइट? तो वो कैसे करें? आगे बढ़ने से पहले ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी शेयर करी है सक्सेस स्टोरी मेरे साथ इन कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको भी कल सक्सेस मिलती है, ऑफ़र मिलता है, तो प्लीज़ शेयर करना कमेंट्स में। अभी के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। एक्चुअली यही मेरा मोटिवेशन है जब आपको सक्सेस मिलेगी, ताकि मैं मोर कंटेंट बना सकूँ इंटरव्यूज़ के ऊपर और मोर कैंडिडेट्स को हेल्प कर सकूँ जॉब मिलने में। इंटरव्यूज़ के लिए आज मैं टॉप 30 इंटरव्यू क्वेश्चंस जावा के शेयर करूंगा जो कि जावा के फाउंडेशन है। आप ये समझ लो कि ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्वेश्चंस किसी भी इंटरव्यू में बैठने से पहले। ठीक है, ये आने ही आने चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पे पहले चैप्टर में हम जेडीके जेआरई जेवीएम पे क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड चैप्टर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग्स, एरेज पे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एक्सेस स्पेसिफायर, दिस, कीवर्ड, गेटर, सेटर मेथड पे देखेंगे। उसके बाद हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे और फाइनली हम इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस थोड़े से आसान हैं आपके लिए, ठीक है, बट आपको केवल 20-30% ही क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये प्रोसेस अभी याद है जेडीके जेआरई जेवीएम जेआईटी में क्या क्या होता है, ये बहुत ही स्टार्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद ये स्टैटिक कीवर्ड जो होता है क्या काम आता है, या फिर जो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में जो मेमोरी का डिफरेंसेस है वो क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हम कब यूज़ करते हैं बिल्डिंग एप्लीकेशंस के लिए, इफ एल्स कब यूज़ करना है, टर्नरी कब यूज़ करना है, स्विच कब यूज़ करना है, ठीक है, इंटरफेसेस कब यूज़ करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़ करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब अब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, और उसके बाद आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। हो सकता है किसी का आपको पहले से रॉन्ग आंसर पता हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, और ये है हमारा पहला चैप्टर, जेडीके जेआरई और जेवीएम के क्वेश्चंस एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, व्हाट इज़ जावा? ये है सबसे सिंपल डेफिनेशन। जावा इज़ ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है जावा? क्योंकि जो जावा प्रोग्राम है जो हम लिखते हैं, जब हम कंपाइल करते हैं तो वो पहले कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, जो कि एक इंटरमीडिएट बीच की लैंग्वेज है, और फिर ये बाइट कोड फर्दर कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज या नेटिव कोड भी कहते हैं, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब आने वाले क्वेश्चनों में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोसेस होती कैसी है, बट फिलहाल के लिए आपको ये पता है कि हमारी जो जावा है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये सबसे ऊपर होती है। ठीक है, दूसरी बात, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट और क्लासेस होते हैं, जो कि हमारा जो जावा प्रोग्राम होता है उसमें जो डाटा और फंक्शन को स्ट्रक्चर करने के काम आते हैं, और हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल भी जावा फॉलो करता है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा, सेपरेट क्वेश्चंस में। ओके, व्हाट आर जेडीके जेआरई एंड जेवीएम? हाउ ए जावा प्रोग्राम कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड? तो चलिए एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि होता क्या है प्रोसेस। सपोज हमारे पास एक जावा प्रोग्राम है, फर्स्ट कोड डॉट जावा। अभी हमने प्रोग्राम को रन नहीं करा है, बट अगर आपकी कोई सिंटेक्स एरर है तो जावा उसको ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा, राइट? इसे हम क्या कहेंगे? कंपाइल टाइम एरर चेकिंग। ओके, ऑटोमेटिकली दिखाता है। अब ये ऑटोमेटिकली दिखाता कैसे है, होता क्या है, उसके लिए हमारे पास एक किट होती है, जावा डेवलपमेंट किट, और उसके अंदर हमारे पास एक टूल होता है जावा कंपाइलर टूल।
और भी बहुत सारे टूल होते हैं जावा जेडीके के अंदर, बट जावा कंपाइलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और अगर आपकी कोई एरर्स हैं तो दिखाता भी है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना। होता क्या है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई क्लास लाइब्रेरी यूज़ करी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग या एरे लिस्ट या इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज़ यूज़ करी हैं, तो उन लाइब्रेरीज़ का कोड पड़ा होता है हमारा JRE के अंदर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, और ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JDK के अंदर ही होता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, जावा कंपाइलर क्या करता है, ये पहले तो आपका कोड पिक करेगा। ठीक है, प्लस अगर आपने लाइब्रेरी यूज़ करी है तो ये JRE से वो लाइब्रेरी का कोड लाएगा और फिर पूरे जावा कोड को ये कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में। ठीक है, तो ये पैरेलली हो रहा है। जब आप जावा का प्रोग्राम लिख रहे होते हो ना, साइड बाय साइड आपका जावा कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता चला जाता है। ओके, अभी तक आपने रन नहीं किया है, याद रखना, अभी तक प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। साइड बाय साइड हमारा बाइट कोड जो कि डॉट क्लास एक्सटेंशन होती है जिसकी, उसमें कन्वर्ट होता चला जाता है। डॉट क्लास जैसे जावा कोड की डॉट जावा होती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को, जावा कोड से बाइट कोड को हम क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम प्रोसेस। ओके, ग्रेट। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा बाइट कोड होता है उसके बाद JRE में एक JVM करके भी टूल होता है, जावा वर्चुअल मशीन, और उसके अंदर JIT कंपाइलर भी होता है। तो अब जो ये बाइट कोड है, JVM इसे उठाएगा और इसे कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये JVM का जब आपने अपने प्रोजेक्ट को रन किया, अपने प्रोग्राम को कह लो, जावा प्रोग्राम को जब रन बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो उस टाइम ये प्रोसेस होती है, जो उस टाइम JVM का रोल आता है बाइट कोड से नेटिव कोड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बाइट कोड तो रन करने से पहले ही जनरेट हो गया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारी प्रोसेस। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि JVM जो है वो JRE के अंदर प्रेजेंट है और JRE JDK के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें केवल JDK इंस्टॉल करना होता है, बाकी JRE JVM ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सिंपलेस्ट डेफिनेशन कह लो, डिस्क्रिप्शन कह लो, कि JDK क्या होता है, जावा कंपाइलर टूल क्या करता है, JRE का काम क्या है, उसके बाद JVM का काम क्या है, और JIT का काम क्या है। लिखता मैं इसलिए हूँ ताकि जब आप रिवाइज करो तो दोबारा पूरा वीडियो ना देखना पड़े। इंटरव्यूज से पहले इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, तो अगर हम एक नज़र डाल लेना 2-3 सेकंड का इस पे, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमें याद आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और मुझे होप है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी नोटिफिकेशन है, जो मैं ये 30 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये मेरे 200 क्वेश्चन इंटरव्यू का जो कोर्स है उसका पार्ट है। तो जैसे मैं ये समझा रहा हूँ 30 क्वेश्चंस, वैसे ही और 20 टॉपिक्स पे स्टेप बाय स्टेप्स मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, ताकि अगर आप नए भी हो जावा में तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसमें एक बोनस चैप्टर भी है जहाँ जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं। ऑल्सो जो ये PPT PDF जो ये बुक है 200 क्वेश्चंस की जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे इंटरव्यू कोर्सेज से काफ़ी क्रैक किए हैं इंटरव्यू, और आई एम श्योर आपको भी ज़रूर मदद मिलेगी। व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जावा। तो मैं 5 मेन फीचर बताने वाला हूँ जावा के। अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं जावा में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, बट अगर आप नए हैं जावा में तो एक बार रिवाइज कर लेना आफ्टर सम टाइम, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एडवांटेज जावा का है कि जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जावा किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करेगा, विंडोज़ में करेगा, लिनक्स में करेगा, किसी भी टाइप के प्लेटफॉर्म में जावा काम करता है। दूसरा जो फीचर कह लो, एडवांटेज कह लो, वो है जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, जावा सबको सपोर्ट करता है। तो इसलिए प्रोग्राम जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकते हो आप जावा में। ठीक है। तीसरा जो फीचर है, जावा जो होता है रॉबस्ट होता है, सिक्योर होता है। सिक्योर तो आपको पता ही होगा। ठीक है। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है, जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक तरीके से रॉबस्ट बना देती है आपकी एप्लीकेशन को, अपने आप मेमोरी क्लीन अप होता रहता है बैकग्राउंड में, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और ये बहुत अच्छा लगता है जब हमें कुछ करने की ज़रूरत ना हो। उसके बाद जावा जो है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। अगेन इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा सेपरेट क्वेश्चन में कि कैसे करता है। ठीक है। उसके बाद जावा में बहुत सारी रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में सॉर्टिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है, तो बहुत सारी क्लासेस फंक्शंस जावा में इनबिल्ट होती हैं। इनबिल्ट मतलब जावा में पहले से प्रेजेंट होंगी, आपको बस वो क्लासेस के जो फंक्शंस है ना उनको बस कॉल करना है और यूज़ कर लेना है अपने उसमें। तो उसको हम वो उन लाइब्रेरीज को हम इनबिल्ट लाइब्रेरीज कह लो या फंक्शंस कह लो। ठीक है। ग्रेट। तो ये थे हमारे फीचर्स और एडवांटेजेस, और इन सब पॉइंट्स को मैंने एलैबोरेट भी कर दिया है बहुत ही सिंपल टर्म्स में। जो भी मैंने कुछ कहा बस इंग्लिश में छाप दिया है एक एक लाइन में। ठीक है। ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। और हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मैं इनको बहुत ही डिटेल में सेपरेट क्वेश्चंस में आगे कवर करूँगा। ये एक हाई लेवल आइडिया था बस ये। इसके बाद अब प्रैक्टिकली कैसे होता है और थ्योरेटिकली सब कुछ हम आगे कवर करेंगे। व्हाट इज़ जावा बाइट कोड, व्हाट इज़ हाई लेवल एंड लो लेवल कोड। तो हम कहते रहते हैं कि जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, पर ये बाइट कोड है क्या? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमारा एक जावा कोड है। ठीक है। अब क्या होगा, जावा कंपाइलर टूल जो कि जेडीके में होता है वो इस जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और ये फर्स्ट कोड, ये क्लास, और आप देख रहे हैं ये कितना कॉम्प्लेक्स है बाइट कोड। रिटर्न मेन मेथड भी है इसमें, और स्टैटिक, ये इन्वोक, पता नहीं रिटर्न मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हम कभी भी जो है बाइट कोड को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। ठीक है। हम जावा को लिखते हैं जावा कोड, और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में बाय जावा कंपाइलर। ठीक है। डेफिनेशन भी सिंपलेस्ट यहाँ मैंने लिख दी है। जावा कोड इज ए प्लेटफॉर्म जावा बाइट कोड इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर। ठीक है। अब व्हाट इज हाई लेवल, लो लेवल, आपको पहले से पता है। ये जावा हाई लेवल है, बाइट कोड इंटरमीडिएट लेवल है जो कि बीच का है, और नेटिव मशीन कोड लो लेवल कोड है जो कि सबसे लास्ट में, जो कि आपका हार्डवेयर समझता है। ग्रेट। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बाइट कोड एक्चुअली दिखता कैसे है, राइट? व्हाट आर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना किसी भी सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन की, वो होती है डाटा को प्रोसेस करना विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, तो बेसिकली हम उसमें मैनेज कर रहे हैं एम्प्लॉय का डाटा, और उसको प्रोसेस कर रहे हैं किसकी मदद से? फंक्शंस की मदद से। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है, मैं कोड से समझाता हूँ। ये यहाँ पे हमारा एक एम्प्टी मेन मेथड है। ठीक है। तो हम वेरिएबल को कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, मतलब उसमें डाटा डालते हैं वेरिएबल में। ये कुछ इस तरीके से डाटा उसमें डाल दिया, जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब ये दोनों ही काम एक लाइन में भी हो सकते हैं, जो कि हम मोस्टली करते हैं, वो कुछ ऐसे। ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर भी कर दिया वेरिएबल और इनिशियलाइज भी कर दिया, उसमें वैल्यू भी डाल दी। अब हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पहला वेरिएबल प्रिंट कर दिया और ये हमारा दूसरा वेरिएबल प्रिंट हो गया। और अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे 100 और 200 हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने आउटपुट भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। तो अब डाटा टाइप क्या है? ये तो वेरिएबल तो आप समझ में आ गया होगा। ठीक है। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप जो आप डिफाइन करते हो, जो टाइप ऑफ द वेरिएबल होता है, वो डाटा टाइप होता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, तो
वेरिएबल और डाटा टाइप टुगेदर काम करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये था आइडिया वेरिएबल और डाटा टाइप का। अब मैंने ये सेम कोड यहाँ पे भी लिख दिया है, मतलब कॉपी पेस्ट कर रखा है पहले से, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिखी है। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा, डाटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ डाटा। यहाँ पे जो प्रिमिटिव डाटा टाइप और रेफरेंस डाटा टाइप्स हैं, ये बेसिकली कैटेगरीज हैं, ओके। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक से कैटेगरी है, बट प्रोडक्ट क्या है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो एक्चुअल डाटा टाइप यहाँ पे क्या है, बाइट, इंट, फ्लोट, क्लास, एरे, ये एक्चुअल डाटा टाइप है, ठीक है। तो प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप्स कैटेगरीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। इनको हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इनका डिफरेंसेस समझना, ओके। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डाटा टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ये पता है कि हमारे पास एक अगर प्रिमिटिव डाटा टाइप है, कुछ इस तरीके से एक इंटीजर टाइप का, तो मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगा, डायरेक्टली एक्स वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी एट दिस एड्रेस और लोकेशन, और हमारी मेमोरी टाइप क्या है, यहाँ पे स्टैक है, ओके। बट अगर हमारा रेफरेंस डाटा टाइप होगा जैसे कि स्ट्रिंग, तो इसका स्टोरेज कैसे करेगा जावा मेमोरी, पहले एक स्टैक मेमोरी मेंटेन होगा जिसमें हमारा वेरिएबल str होगा और एड्रेस होगा जो कि लोकेशन होगी उस मेमोरी की, और यहाँ पे रेफरेंस होगा। रेफरेंस एक्चुअली एड्रेस ही होता है, बट ये एड्रेस कहीं और प्रेजेंट होता है, और कहीं और कहाँ, यहाँ पे हीप मेमोरी में। तो ये रेफरेंस हमारा ये एड्रेस है बेसिकली, और इस एड्रेस में हमारी वो वैल्यू पड़ी है किसकी, जो str वेरिएबल था उसका डाटा, ठीक है। तो स्ट्रिंग या रेफरेंस टाइप के केस में हम जो दो मेमोरी मेंटेन कर रहे हैं, एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी, ठीक है, क्लियर। अब जो इनके बीच के डिफरेंसेस हैं उनको कंक्लूड कर लेते हैं। पहला डिफरेंस है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स स्टोर एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली इन द मेमोरी, ओके, वेयर एज रेफरेंस डाटा टाइप स्टोर रेफरेंसेस इन स्टैक एंड हीप मेमोरी एड्रेस वैल्यू, तो डायरेक्टली नहीं स्टोर होता है, ओके। दूसरा जो डिफरेंस है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स मोस्टली होल्ड सिंगल वैल्यूज, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं इंटीजर जो है एक ही वैल्यू उसमें पड़ी है, राइट। बट जो रेफरेंस डाटा टाइप्स होता है वो मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है, जैसे कि आपका एरेज होता है, एक वेरिएबल होता है और मल्टीपल उसमें वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। और अब ध्यान से सुनना, यही रीज़न है कि रेफरेंस टाइप में हम क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल एरे का आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीपल वैल्यूज़ है वो अलग अलग लोकेशन में आप हीप में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज हो गया रेफरेंस डाटा टाइप का, ठीक है। तो इससे मैनेज करने में आसानी रहती है जावा मेमोरी को। इसके बाद तीसरा डिफरेंस है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैव फिक्स्ड स्टोरेज, राइट। एक बार जो x की वैल्यू 10 सेट कर दी, फिक्स बाइट उसमें असाइन हो चुका है। वेयर एज रेफरेंस डाटा टाइप हैव वेरिएबल स्टोरेज टाइप, ठीक है। तो जो आपके क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, तो इनमें आपका वेरिएबल होता है, तो वो आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं न्यू डाटा सेम वेरिएबल में, और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट डिफरेंस है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर स्टोर्ड ऑन द स्टैक मेमोरी, बहुत ही ऑब्वियस है, हमें पता ही है, राइट। और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है वो भी पता है, स्टोर्ड ऑन द हीप मेमोरी विद रेफरेंसेस स्टोर्ड ऑन द स्टैक मेमोरी। तो ग्रेट, तो ये भी मतलब आप देख रहे हैं रेफरेंस डाटा टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं अंदर मेमोरी के, बट वो जो मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है ना, वो दो मेमोरी मेंटेन करने से वो बहुत आसान हो जाता है और एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स इट। ऑल राइट, कॉन्ग्रेट्स फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट चैप्टर।
अब एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस से, इंटरव्यूज़ जो मैंने लिए हैं या दिए हैं। हमेशा किसी भी आंसर को थोड़ा इलेबोरेट करके बताना, उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन बताना, बट एग्जाम्पल जो देना वो अपने प्रोजेक्ट से देना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इनहेरिटेंस पूछे तो उसे बताना कि मैंने इनहेरिटेंस यूज़ किया है और उससे मैंने बेस क्लासेस बनाई हैं, डिराइव्ड क्लासेस बनाई हैं, इस तरीके से। तो आपका थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझ में आएगा। वन लाइन आंसर कभी मत देना, ठीक है? ओके, तो इस चैप्टर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू, लूप्स, कंडीशनल, स्ट्रिंग बिल्डर्स, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा? एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज़ आपने एक जावा प्रोग्राम लिखा और सबसे पहले आपने एक वेरिएबल i = 0 को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है? अब आपने क्या किया, एक इफ़ कंडीशन यूज़ करी और उसके अंदर चेक किया कि i > 0 है कि नहीं। अगर तो i > 0 ट्रू है तो आप फ्लो 1 में चले गए और यहाँ आपने एंड 1 में जो भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट कर दी। बट अगर i > 0 नहीं है तो फ्लो 2 में चले गए और यहाँ पे जो एंड 2 में स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट कर दी। और इस केस में आपको रिजल्ट पता है i = 0 है तो > 0 तो नहीं है, इसलिए आपका एंड 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? तो बेसिकली इफ़ कंडीशन जो है वो एक एग्जांपल है कंट्रोल स्टेटमेंट का। क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट मैनेजेस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम, ठीक है? ध्यान से सुनना, जावा प्रोग्राम में जो भी फ्लो इधर से उधर जाएगा, कौन सा फ्लो चूज़ करना है, कौन सा फ्लो नहीं चूज़ करना है, ये डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है? अब सिमिलर टू इफ़ कंडीशन और भी इस टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। उनमें से 3 कैटेगरीज होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एक लूपिंग स्टेटमेंट्स और तीसरी कैटेगरी है हमारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। इनसाइड कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है वो इफ एल्स कंडीशन है, स्विच कंडीशन है और टर्नरी ऑपरेटर है। तो इन तीनों को यूज़ करके हम फ्लो डिसाइड कर सकते हैं। अब लूप से भी कर सकते हैं हम। लूप के अंदर हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर ईच लूप है, ठीक है? कैटेगरी आप समझ रहे हो ना कैसे ये तीनों कैटेगरीज अलग अलग हैं, वो कंडीशंस हैं, ये लूपिंग है, ओके? तीसरा ब्रांचिंग स्टेटमेंट कैटेगरी से जो हम फ्लो डिसाइड करेंगे उसमें ब्रेक कीवर्ड, देन कंटिन्यू कीवर्ड और हमारा रिटर्न कीवर्ड हमारी हेल्प करेगा। तो हम इन सारे ही कंट्रोल स्टेटमेंट से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अब जो अपकमिंग क्वेश्चंस में मैं इन सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को सेपरेट क्वेश्चंस में कवर करूँगा, ठीक है? और एक और बात, जो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है ना और जो फॉर ईच लूप होता है, ये बेसिकली टेक्निकली कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होते, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर इज़ ए ऑपरेटर और ये यूज़ होता है सिंप्लीफाई करने के लिए इफ एल्स कंडीशन को, ठीक है? ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो इफ एल्स नहीं कर सकता, ठीक है? बट आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर टर्नरी ऑपरेटर को कंट्रोल स्टेटमेंट कह भी रहे हैं तो कह सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सिमिलरली फॉर ईच जो है वो फॉर लूप को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है, बट हाँ ये भी चलो हम कंट्रोल स्टेटमेंट इसको मान लेते हैं। ग्रेट, ये था इस क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया सा आंसर। व्हेन टू यूज़ विच टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन? तो आपके पास सिचुएशन है, एक कंडीशन आपको लगानी है, तो कौन सी यूज़ करोगे आप? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गुड इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी आपके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट गुड रहेगी इन विच सिचुएशन, ठीक है? तो सबसे पहले ये है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन का एक कोड, ऑलराइट। उसके बाद ये है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर का कोड और फिर तीसरा है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का कोड। अब ये तीनों मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ हम समझेंगे कि कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। तो पहले इफ एल्स समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इफ एल्स किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को के लिए यूज़ किया जा सकता है। मीनिंग अगर यहाँ पे इफ़ कीवर्ड है
तो इसके अंदर से आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल एंड, मल्टीपल और, मल्टीपल कंडीशंस आप यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस इफ ब्लॉक के या एल्स इफ ब्लॉक के या एल्स ब्लॉक के आप मल्टीपल लाइंस ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक इफ एल्स का फ़ायदा है। तो कंक्लूजन ये है कि इफ एल्स इज़ गुड फॉर कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट एंड मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन। और जो बेनिफिट है इसका इफ एल्स का वो ये है कि ये सारे सिनेरियो कवर कर सकता है, चाहे टर्नरी ऑपरेटर का हो चाहे स्विच स्टेटमेंट का। इफ एल्स कैन कवर एनी सिचुएशन, दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, ओके। सेकेंड टाइप है हमारे पास कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, ये कोड है इसका। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 3 ऑपरेंड्स हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, मैंने डायरेक्ट ट्रू लिख दिया है, आप इसको कोई कंडीशन भी रख सकते हैं। दूसरा और तीसरा ऑपरेंड जो है वो क्या है, रिजल्ट है, पॉसिबल रिजल्ट, ओके। पर यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंगल वैल्यू रिजल्ट हैं और बहुत ही सिंपल से हैं, 10 और 20, ओके। तो पॉइंट ये है कि टर्नरी ऑपरेटर्स आर गुड फॉर सिंगल कंडीशन, जो ये इज यूज़र कंडीशन है, इसमें इफ एल्स की तरह आप मल्टीपल कंडीशन नहीं दे सकते हो, ऑल राइट। और दूसरा कि जो आपका रिजल्ट भी है 10 और 20 वो भी सिंपल होना चाहिए, मतलब आपका मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए जैसा आपका इफ एल्स में होता है, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है इसका, बेनिफिट क्यों यूज़ करें, कब? फ़ायदा ये है कि शॉर्ट 1 लाइन सिंटैक्स दे देता है कभी कभी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस तरीके का कोड है यहाँ पे अगर आप इसका इफ एल्स यूज़ करोगे तो उसमें आपको 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, बट टर्नरी ऑपरेटर में ये 1 लाइन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट 1 लाइन सिंटैक्स के लिए। अब हमारी तीसरा टाइप का जो है वो है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। कब हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए? तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो आपका लेफ़्ट साइड की वैल्यू है डे, उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा स्विच में जो हमने डे पैरामीटर पास किया है ना, ये हमेशा सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और कंसिस्टेंट रहनी चाहिए एवरी केस में, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड हमेशा सेम रहनी चाहिए। जबकि आप अगर इफ़ कंडीशन में देखोगे तो यहाँ आपकी लेफ़्ट साइड कभी कुछ और है, कभी यहाँ पे चेंज हो रही है लेफ़्ट साइड, फिर यहाँ पे कुछ और हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट स्विच केस में डे जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है स्विच केस में कि स्विच केस में आपको ब्रेक भी यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि आप इफ एल्स कंडीशन में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि स्विच कंडीशन में के अंदर आप मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हो, जैसा कि आप इफ़ ब्लॉक में कर सकते थे, बट आप टर्नरी ऑपरेटर में नहीं कर सकते थे। तो कंक्लूजन क्या है, स्विच केस इज़ यूज्ड फॉर सेम लेफ्ट साइड वैल्यूज़, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि स्विच केस का जो कोड स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा बना देता है, ये स्ट्रक्चर कोड लगता है, रीडेबल लगता है, तो ये इसका बेनिफिट है। और इसीलिए अगर आपको पॉसिबल है तो स्विच केस यूज़ करना चाहिए फॉर क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड के लिए, ठीक है। ग्रेट, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, अब आपको अच्छे से पता है कि आपको कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ स्ट्रिंग बिल्डर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इंटरव्यूज़ में भी बहुत ही पूछा जाता है। तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर को एक्सप्लेन करूँगा, उसको स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करके, और दोनों का साइड बाय साइड हम कोड से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। पहले तो जो दोनों ही हैं वो हमारे इनबिल्ट क्लासेस हैं जो जावा में प्रोवाइड करता है, ओके। अब ये रहा हमारा स्ट्रिंग का कोड। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट किया है और उसमें वैल्यू असाइन करी है इंटरव्यू। बाद में हमने इस स्ट्रिंग लिटरल को हैप्पी में और इसमें ऐड किया और इसे असाइन कर दिया फिर से उसी स्ट्रिंग लिटरल में str में, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी str की, इंटरव्यू हैप्पी, ओके। अब इसी तरीके से हमारा एक राइट साइड में भी
एग्जाम्पल है जो कि हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का है। यहाँ पे भी हमने एक एसबी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, जिसमें हमने वैल्यू असाइन करी है इंटरव्यू, और फिर बाद में हमने उस स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में अपेंड मतलब फर्दर ऐड करी है वैल्यू हैप्पी, तो इसकी वैल्यू भी एसबी की वैल्यू भी हो जाएगी इंटरव्यू हैप्पी। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग जो है ना वो इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल है। तो अब ये इम्यूटेबल म्यूटेबल क्या है, ध्यान से सुनना। देखो बाहर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप जो ये स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन कर रहे हो ये सेम ही स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन हो रहा है एसटीआर में, बट अगर आप इंटरनली देखोगे जावा मेमोरी के अंदर तो कहानी कुछ और है। यहाँ पे मेमोरी में जो पहला स्ट्रिंग वेरिएबल है वो तो इंटरव्यू था, पर जब आपने ये नया स्ट्रिंग बनाया ना तो एक नया वेरिएबल बन गया एक डिफरेंट लोकेशन पे और उसकी वैल्यू असाइन हो गई इंटरव्यू हैप्पी। कहने का मतलब कि आप जितनी बार मॉडिफाई करोगे एसटीआर वेरिएबल को मेमोरी में उतनी बार एक नई लोकेशन पे वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्रिएट, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग एक बार क्रिएट हो जाती है तो फिर चेंज नहीं होती। ओके, कोई भी चेंज नहीं हो रही है, नई लोकेशन पे ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम इम्यूटेबल कहते हैं। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? म्यूटेबल। तो उस म्यूटेबल कैसे है? क्योंकि इसकी अगर आप मेमोरी देखोगे तो ये देख रहे हो आप एसबी ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू थी पहले इंटरव्यू, आपने चेंज कर दी इंटरव्यू हैप्पी, बट ये सेम ही लोकेशन में है, उसी में मॉडिफाई होता चला जा रहा है। तो म्यूटेबल का मतलब है चीज़ें जो कि मॉडिफाई हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक म्यूटेबल है और एक इम्यूटेबल है। और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको इजी रहे रिवीजन करने में। और अब हम अपकमिंग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग कब यूज़ करते हैं हम रियल एप्लीकेशन में और स्ट्रिंग बिल्डर कब यूज़ करते हैं। What is an array? Why do we need arrays in real applications? तो हमें arrays की ज़रूरत पड़ती क्यों है, पहले तो वो मैं बता देता हूँ। देखो हमारा क्या होता है ना, जो हमारी एप्लीकेशंस होती है ना उसमें एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, वो होता है मैनेज करना बहुत सारा डेटा को। ओके, तो हमारा सपोज़ ये डेटा है हमारी एप्लीकेशन में और आप देख रहे हैं ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर है क्योंकि स्कैटर हो रखा है। इनको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं हम, इनको वेरिएबल्स और फील्ड्स में रखते हैं। बहुत ही सारे मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपकी एप्लीकेशन में हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से डेटा को रखेंगे, क्योंकि कुछ डेटा टाइप कुछ होगा डबल इंट, अलग अलग डेटा टाइप के होंगे। ठीक है, तो अब क्या हम एरे का यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशंस में और अपने डाटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, एरे क्या करता है? एरे क्या करता है, जो एक कैटेगरी का डाटा होगा ना उसको आप एक एरे में रख लोगे, दूसरी कैटेगरी का डाटा आप दूसरे एरे में, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपने केवल 4 एरे वेरिएबल्स यूज़ किए और मल्टीपल डाटा आपने स्ट्रक्चर कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, और जिसको मैनेज करना अब बहुत आसान है। तो यही है हमारा एरे का बेनिफिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल आपको अगर मैं एरे का बताऊँ जो रियल, वो है इस तरीके से। तो एक एरे है हमारा फ्रूट्स का, वेरिएबल क्या है? फ्रूट्स। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, एरे एलिमेंट्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज, समथिंग समथिंग। और ये जो है एरे में क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? एक तरीके से लोकेशन होती है आपके एरे एलिमेंट्स की। तो ये शुरू होती है 0 से, 0 पे आपका ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, 1 पे आपका एलिमेंट, 2 पे आपका ये वाला एलिमेंट। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी, डिपेंड्स ऑन कि कितने एलिमेंट है। ठीक है, फाइनली अगर हम डेफिनेशन बोले तो ये रही, एन एरे इज ए डेटा टाइप दैट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। और यूज़ क्या है वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। एरेज आर यूज टू स्टोर रिलेटेड डाटा। हाँ, रिलेटेड डाटा होना चाहिए एक साथ, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग कैटेगरी का डाटा मिक्स कर दें एक एरे में, फिर वो अगेन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड एरेज ऑल्सो इनेबल सीक्वेंशियल एक्सेस
वाया इंडेक्सेस। तो एरे के एलिमेंट्स आप सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये था एरे का आइडिया। अब हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि एरे को इम्प्लीमेंट कोड कैसे होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ग्रेट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द सेकंड चैप्टर। जहाँ विल है वही रास्ता है, राइट। अब किसी भी एक्सपीरियंस से पूछ लो, इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, वो बेस्ट तरीका होते हैं लर्निंग करने का भी और अर्निंग करने का भी। ठीक है, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे ऊप्स के मेन कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एक्सेस स्पेसिफायर, दिस कीवर्ड और गेटर सेटर के क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली जितने भी हमारे क्लास मेंबर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज ऊप्स? व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स? ऊप्स क्या है? ऊप्स में कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, और ऊप्स की मदद से हम जो हैं क्लीन और क्लियर स्ट्रक्चर एक वेब एप्लीकेशन का क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स के जिसकी मदद से हम क्लियर स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। ओके, तो ये हमारा ऊप्स है, और जो हमारा इसका पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक सबसे, वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लास, फिर है हमारे पास इनहेरिटेंस, फिर है पॉलीमॉर्फिज्म, फिर एब्स्ट्रैक्शन, और फिर है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जो हम अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएंगे वो अराउंड ऑब्जेक्ट्स के बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बनाएंगे, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। अब अपकमिंग क्वेश्चन में हम इस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, और सारे के सारे जो ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इनको वन बाय वन सेपरेट क्वेश्चंस में कवर करते चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम रियल एप्लीकेशन में कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करना चाहिए, एडवांटेज क्या है बेसिकली। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं ऊप्स की। ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच मीन्स ऊप्स इज़ ए वे टू क्रिएट सॉफ्टवेयर अराउंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट है, Oops provide a clear structure for the softwares and web applications। तो ये भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा बस इसीलिए है ताकि अगर आप रिवाइज करें बुक से तो आपके लिए बहुत क्विक रहे, आपको मतलब बार बार इस वीडियो को सुनना ना पड़े। ग्रेट, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। What are classes and objects? Why to use them in applications? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। सपोज़ मानो कि आप एक कंपनी के ओनर हो, और आपके कंपनी में जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो आप उसको एक ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एक पेपर फॉर्म दे देते हो, हार्ड कॉपी फॉर्म, और उसको बोलते हो इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दो एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, यहाँ पे अपनी नेम, इस जो आपने उसको फॉर्म दिया वो एक टेम्पलेट है, उसमें नेम है, फील्ड, एक्सपीरियंस है और एज है, ऐसी फील्ड्स हैं जो कि एम्प्लॉय को भरनी है, जैसे कि हमारा एक एडमिशन फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस जो ऑफलाइन प्रोसेस है इसको ऑनलाइन करना है। तो आपने एक वेबसाइट बनाई abc.com, जो कि एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के जैसे काम करेगा। अब जो ये ऑफलाइन पेपर फॉर्म था ना, अब ऑनलाइन में इसकी जगह हमारे पास जो ये टेम्पलेट था ऑफलाइन, इसकी जगह हमारे पास रहेगा क्लास, ये एम्प्लॉय क्लास, जो कि एक टेम्पलेट ही है, और इसके अंदर सेम हमारा फील्ड्स रहेंगे, एक्सपीरियंस, नेम, जैसे कि हमारा जो ऑफलाइन फॉर्म था उसके अंदर रहती है। ठीक है, हमेशा याद रखना क्लास केवल एक टेम्पलेट है, और आप कह सकते हो कि एक ब्लूप्रिंट है। अब ये क्योंकि ये देख रहे हो ये कोई ओरिजिनल नहीं है, ये एक टेम्पलेट है। अब अगर कोई नया एम्प्लॉय हायर होता है कंपनी में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ही ज्वाइन करी ये कंपनी, तो क्या होगा, इस क्लास एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना इसे। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा जो एक्सपीरियंस है, नेम है, वो सब सेट किया जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट मैं था, तो EMP एक ऑब्जेक्ट बनाया गया एम्प्लॉय क्लास का,
और यहाँ पे emp.experience सेट किया गया, emp.name, बेसिकली जितनी भी फील्ड्स थी वो सब सेट कर दी। और उसके बाद अगर कोई फंक्शन भी कॉल करना है तो वो हम कर सकते हैं। ये चीज़ हम ऑफलाइन जो ऊपर पेपर फॉर्म किया था ना उसमें फंक्शन, इसीलिए हम ऑनलाइन में ये सब फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो अब यस, ऑब्जेक्ट्स की जो फील्ड्स जितनी भी हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट कर दी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक होल आइडिया है, पर्पस ऑफ क्लास क्या था और पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो रियल वर्ल्ड में भी हमारे पास ऐसे एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, वो एक टेम्पलेट के जैसे होते हैं। पर जो हमारे एप्लीकेशन होती है उसमें क्लास हमारा वो काम करती है एक टेम्पलेट के जैसा। ठीक है, और उसमें हमें डिटेल भरनी होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डिटेल भरनी होती है। अब एक बात याद रखना, खाली क्लास से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी आपने क्लासेस बना दी तो उनका यूज़ नहीं है जब तक कि आप उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या हम क्लास और टेम्पलेट्स के बगैर, फॉर एग्जांपल जो ऑफलाइन फॉर्म था उसमें हम ब्लैंक फॉर्म भी तो दे सकते थे एम्प्लॉय को कि खुद ही डाल ले अपनी डिटेल्स, नेम वेम एक्सपीरियंस, ये सब फील्ड्स क्यों दें हम। तो ऐसे ही हमारा क्लासेस के साथ है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन विदाउट क्लासेस बनाओगे तो इसका मतलब विदाउट टेम्पलेट बना रहे हो आप एप्लीकेशन, जो कि एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच नहीं है। उस केस में क्या होगा, फंक्शनल में आप फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय अपना नेम ही लिखना भूल गया, ठीक है, किसी ने अपना एक्सपीरियंस मिस कर दिया, किसी ने एज मिस कर दिया, अगर आपने उसको ब्लैंक फॉर्म दिया है एम्प्लॉय को, तो ये फिर एक अनदर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ होती है वो बेटर होती है रैदर देन फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमारे पास टेम्पलेट नहीं होते क्लासेस के जैसे। ग्रेट, मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की और आपको समझ में आ गया है। तो अब कंक्लूड कर लेते हैं जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। पहली, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट्स ही काम करता है, क्लास बस एक टेम्पलेट है। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट जो हैं वो दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये थी हमारी पूरी कहानी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब मैं आने वाले क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और अगर आप नए हैं जावा में तो वो ज़रूर सीख लेना इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। What are access specifiers? What are the public and private specifiers? अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास और इसमें हमारे पास 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। अभी जो हम बात करेंगे वो पब्लिक और प्राइवेट की करेंगे और अपकमिंग क्वेश्चन में मैं आपको डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कोड से समझते हैं। तो ये हमारी एक स्टूडेंट क्लास है और इसमें हमारी 2 फील्ड्स हैं, एक पब्लिक फील्ड है जिसका नेम है और एक प्राइवेट फील्ड है जो कि सिटी है। ठीक है, ध्यान रखना जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है ना पब्लिक प्राइवेट, ये आप फील्ड्स के साथ, क्लास नेम्स के साथ, फंक्शन या कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं फील्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फील्ड है इनको एक्सेस करूँगा किसी दूसरी क्लास से। तो ये तो थी हमारी स्टूडेंट क्लास, पर यहाँ पे हमारी एक साइंस स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर सबसे पहले हम एक पब्लिक मेंबर जो था जिसका नाम था नेम, उसको एक्सेस करेंगे किससे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से, जो कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये कम्प्लीटली वर्क करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगी और ये नेम एक्सेसिबल है क्योंकि ये एक पब्लिक मेंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ट्राई टू एक्सेस करूँगा किसको, सिटी को। सिटी क्या था हमारा, वहाँ पे प्राइवेट मेंबर था और यहाँ पे देख रहे हैं आप एक रेड अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब कि ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, बोल रहा है नॉट एक्सेसिबल। ओके, क्योंकि ये प्राइवेट था इसलिए एरर आ जाएगी
जो प्राइवेट फील्ड्स होती हैं वो खुद की क्लास में ही एक्सेसिबल होती हैं, बट जो पब्लिक फील्ड्स होती हैं वो खुद में भी होती हैं और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है, तो ये था कोड। अब अगर मैंने ये सारा सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया है और इसी के साथ मैंने एक्सेस स्पेसिफायर की डेफिनेशन भी लिख दी है। एक्सेस स्पेसिफायर आर कीवर्ड्स used to set the access level for classes, variables or fields, methods and constructors। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टेबल में एक और ये चीज़ देखोगे, नोटिस करोगे, तो आप देखोगे कि भाई पब्लिक जो है वो विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, सब क्लास, सभी जगह एक्सेसिबल होता है अगर आपने किसी को पब्लिक मार्क कर दिया है तो। जबकि जो प्राइवेट है वो केवल और केवल उसी क्लास में एक्सेसिबल होगा, बाहर कहीं भी एक्सेसिबल करोगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब आने वाले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कैसे काम करता है और ये होता क्या है। What is the role of the this keyword in Java? When should we use it? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आखिर में वीडियो तक आपको बहुत ही आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए कोड से समझते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और उसके अंदर हमारे पास एक एक्सपीरियंस फील्ड है। EXP हम एक्सपीरियंस के लिए स्टैंड करता है। ओके, अब इस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड भी है जहाँ कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। EMP नाम है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एक्सपीरियंस फील्ड की वैल्यू को सेट करना है। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली ऐसे सेट करते हैं, EMP ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम इक्वल टू 10। बट ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये जो आपका इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स का, उसको वायलेट करता है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि वायलेट कैसे करता है। अभी दिस कीवर्ड पे फोकस करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके को कमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। और ऐसा करने की बजाय अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट और उस डॉट एक मेथड यूज़ करेंगे सेट एक्सपीरियंस, जो कि एक सेटर मेथड होगा और इसमें अंदर हम आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू को पास करेंगे एज द आर्गूमेंट। ठीक है, अब इस सेट एक्सपीरियंस को हम ऊपर डिफाइन करेंगे मेथड को ऐसे, और वहाँ पे इंट एक्सपीरियंस जो पैरामीटर है वो रिसीव कर लेगा एक्सपीरियंस की वैल्यू। और फिर इस मेथड के अंदर हम करेंगे दिस डॉट एक्सपीरियंस इक्वल टू एक्सपीरियंस। ये है दिस कीवर्ड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो दिस डॉट एक्सपीरियंस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एक्सपीरियंस फील्ड को, जो कि क्लास की फील्ड है। ओके, क्योंकि दिस कीवर्ड रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस। करंट इंस्टेंस मतलब ये एम्प्लॉय का ही इंस्टेंस को रिफर करता है दिस कीवर्ड। ओके, और ये जो राइट हैंड साइड में एक्सपीरियंस है EXP, ये एक्चुअली आपका ये वाला एक्सपीरियंस है पैरामीटर से जो आ रहा है। तो ये इंट एक्सपीरियंस और ऊपर वाला इंट एक्सपीरियंस अलग अलग है। ओके, तो कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमारा भाई फील्ड की वैल्यू डिफरेंशिएट हो जाए हमारे राइट हैंड साइड की पैरामीटर वैल्यू से, हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड का। अगर दिस कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो एक्सपीरियंस इक्वल टू एक्सपीरियंस मतलब बोथ ही पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो फिर आपकी जो फील्ड वैल्यू जो जिसको हमने सेट करने के लिए ये मेथड बनाया था वो सेट ही नहीं हो पाएगी। इन शॉर्ट, दिस डॉट एक्सपीरियंस पॉइंट्स टू क्लास फील्ड। ओके, क्लियर है कैसे हम सेट मेथड का यूज़ करते हैं क्लास फील्ड की वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। कभी भी हमें डायरेक्टली असाइन नहीं करना है ऐसे। ठीक है, फाइनली हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं EMP डॉट एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड नेम और वैल्यू प्रिंट। अब अगेन ये यहाँ हम गेट कर रहे हैं, एक्चुअली हमने सेट कर दी थी एक्सपीरियंस की वैल्यू, यहाँ हम गेट कर रहे हैं एक्सपीरियंस की वैल्यू, और ये भी रिकमेंडेड तरीका नहीं है। अपकमिंग क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि गेटर मेथड किस लिए के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे फिलहाल सेटर में ही हम दिस का यूज़ करते हैं, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारा जो ये
emp डॉट एक्सपीरियंस हमने जो सेट करी थी वैल्यू 10 वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा दिस कीवर्ड का रोल। अब मैं ये सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया है बुक में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया है कि कैसे जो हमारा दिस डॉट एक्सपीरियंस है वो क्लास फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो पैरामीटर से एक्सपीरियंस आ रहा है वो राइट हैंड साइड में जो एक्सपीरियंस की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ताकि जैसे ही आप रिवीजन कर रहे हो ना तो आपको इमीडिएटली आइडिया लग जाएगा, आपको पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली ये रही हमारी दिस कीवर्ड की डेफिनेशन। दिस कीवर्ड रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास को रिफर करता है दिस कीवर्ड। ठीक है, यूज किस लिए होता है? यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल्स जो लेफ्ट साइड में है और पैरामीटर्स जो राइट साइड में है, पर दोनों के नाम सेम हैं, तो हम दिस कीवर्ड को यूज करते हैं दोनों में डिफरेंस पैदा करने के लिए। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का और दिस कीवर्ड का आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। व्हाट आर गेटर एंड सेटर मेथड्स इन जावा? तो सेटर मेथड मैंने आपको पहले ही काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, पर लेट्स क्विकली थोड़ा सा उसको कंक्लूड और रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद गेटर मेथड देखते हैं। ठीक है, कोड में चलते हैं। तो ये रही हमारी एम्प्लॉय क्लास, और इसके अंदर हमने एक फील्ड रखी एक्सपीरियंस, जो ये EXP एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा एक मेन मेथड है जिसमें हमने एम्प्लॉय क्लास का एक EMP ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, क्लियर है। अब ये एक तरीका है एक्सपीरियंस फील्ड जो ऊपर है उसको सेट करने का, उसकी वैल्यू को, बट ये तरीका गलत है क्योंकि ये जो इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट होता है उसको वायलेट करता है, और ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे करता है। तो रिकमेंडेड तरीका क्या है फिर? उसके लिए जो ये EMP ऑब्जेक्ट का से हम एक फंक्शन कॉल करेंगे सेट एक्सपीरियंस, और यहाँ पे 5 एज ए वैल्यू एज एन आर्गूमेंट पास कर देंगे, और ऊपर फिर इस सेट एक्सपीरियंस मेथड को हम डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ पे इंट एक्सपीरियंस में जो हमने नीचे 5 वैल्यू पास करी थी ना वो रिसीव हो जाएगी, राइट। और यहाँ हम फिर दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे टू सेट द एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। किससे सेट करेंगे वैल्यू को? जो एक्सपीरियंस हमें रिसीव हुआ फ्रॉम द एक्सपीरियंस पैरामीटर। ठीक है, ऐसा करते हैं हम रियल एप्लीकेशंस में सेटर मेथड्स का यूज टू सेट द क्लास फील्ड वैल्यूज। ठीक है, अब गेटर में क्या करेंगे? हम एक ऐसा गेटर करके मेथड बना देंगे, गेट एक्सपीरियंस। ओके, ये हमारा गेटर मेथड है जो कि रिटर्न क्या करेगा? एक्सपीरियंस वैल्यू। जो ये रिटर्न एक्सपीरियंस वैल्यू है वो पहले ही हम सेट कर चुके हैं सेटर मेथड को कॉल करके। अगर नहीं हुई है वैल्यू सेट तो फिर हम उसको गेटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इस गेटर मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे सबसे नीचे। देख रहे हो, ये हमने सिस्टम में डायरेक्ट println के अंदर ही कॉल करता हूँ ताकि वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। तो ये emp डॉट गेट एक्सपीरियंस से हमें मेथड कॉल होगा और वहाँ से रिटर्न एक्सपीरियंस होके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो हमारा आउटपुट आपको पता ही है, जो हमने गेट करवाया है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी गेटर की कहानी। और हाँ, गेटर को भी आप वैसे कर सकते हो emp डॉट एक्सपीरियंस, पर मैंने जैसे बताया वो इनकैप्सुलेशन फेल हो जाता है, तो इसलिए हम इनकैप्सुलेशन को मेंटेन रखने के लिए मेथड्स का यूज़ करते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये था गेटर मेथड, और ये सेम कोड मैंने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया है, अपनी बुक में लिख दिया है पूरा का पूरा कोड। और उसके बाद यहाँ पे गेटर मेथड की डेफिनेशन है, यूज टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ प्राइवेट फील्ड्स ऑफ ए क्लास। सेटर मेथड्स आर यूज टू मॉडिफाई और सेट द वैल्यूज ऑफ प्राइवेट फील्ड्स क्लास। अब मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि भाई हम ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी कर ही क्यों रहे हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्ट emp डॉट exp इक्वल टू 5 कर लेते हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्ट उसको गेटर, और क्यों ये गेटर और सेटर, थोड़ा कोड लंबा हो गया ना, तो ऐसा क्यों करते हैं? ये एडवांटेजेस जो हैं गेटर सेटर के, ये अगले क्वेश्चन में। ऑल राइट, अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं इसका मतलब कि आप जावा इंटरव्यूज़ को लेके सीरियस हैं फ्यूचर में।
रिमेंबर, इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होते हैं जो कि साल में एक बार आते हैं और उसमें फ़ेल हो जाते हैं लोग, तो बहुत ही बुरा होता है और दूसरा चांस नहीं मिलता। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप नहीं दे रहे हो ना उन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ तो आप मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, तो अल्टीमेटली आप फेल ही हो रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़। अब इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर और पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। ये सारे जो क्वेश्चन लिस्टेड हैं वही। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड व्हेन टू यूज़ इनहेरिटेंस इन रियल एप्लीकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एप्लीकेशंस में। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, सपोज़ आप एक कंपनी के मालिक हो और आप एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, नाउ आपकी कंपनी में दो टाइप के एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय और टेम्परेरी एम्प्लॉय। अब आप क्या करते हो, अपनी इस एप्लीकेशन में दो क्लासेस क्रिएट करते हो। पहली क्लास है परमानेंट एम्प्लॉय क्लास, जिसमें हमारी फील्ड होगी एक्सपीरियंस और भी फील्ड हो सकती हैं, और फंक्शंस होंगे गेट एक्सपीरियंस, सेट एक्सपीरियंस, कैलकुलेट सैलरी और डू फन। तो ये है हमारी परमानेंट एम्प्लॉय क्लास, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने के लिए। फिर दूसरी है हमारी टेम्परेरी एम्प्लॉय क्लास, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने के लिए। इसमें फील्ड होगी एक्सपीरियंस, फंक्शंस अगर आप देखेंगे तो गेट एक्सपीरियंस, सेट एक्सपीरियंस, कैलकुलेट सैलरी सेम है जो कि परमानेंट एम्प्लॉय क्लास में थे, बट जो डू वर्क है बस यही ही एक अलग से फंक्शन है टेम्परेरी एम्प्लॉय क्लास में। ठीक है, तो डू फन की जगह यहाँ पे क्या है, डू वर्क है। ओके, अब आप एक क्वेश्चन है कि हम ये डुप्लीकेट फंक्शंस क्यों रख रहे हैं मल्टीपल क्लासेस में। सेम ही कोड होगा, उनके अंदर फंक्शन की बॉडी भी सेम होगी। तो इस चीज़ के लिए, डुप्लीकेट फंक्शंस को रिमूव करने के लिए हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बेस एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जितनी भी कॉमन फील्ड थी हमारी इन दोनों क्लासेस में, इनको यहाँ पे रख देंगे, और कॉमन फंक्शंस भी, गेट एक्सपीरियंस, सेट एक्सपीरियंस, तो एक ही जगह पे हमने कॉमन चीज़ें रख दी। ठीक है, अब हम इनमें रिलेशनशिप सेटअप कर देंगे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में। सेटअप कैसे करेंगे, कोड क्या होगा इसके लिए, ये मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चन में समझाऊंगा, बट अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, अब सेट करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारी चाइल्ड क्लास में गेट एक्सपीरियंस और ये सब कोड था ना, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये आप डिलीट कर दो वहाँ से। बट ये दोनों चाइल्ड क्लासेस स्टिल अपने पेरेंट क्लास से ले लेंगी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली। जब भी आप इन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे कहीं पे, तो ये अपने पेरेंट क्लास से ये ऑटोमेटिकली ले लेंगी। तो ये एक चीज़ है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो ये पेरेंट, बेस और सुपर क्लास होते हैं ये सेम चीज़ होती हैं, और जो चाइल्ड, डिराइव्ड और सब क्लास जो हम नेम यूज़ करते हैं वो भी सेम ही चीज़ होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि चाइल्ड क्लास में अगर फंक्शन ना भी हो पर वो बेस क्लास में हो, तो चाइल्ड क्लास अपने ऑब्जेक्ट में उसको यूज़ कर सकती है। ऑलराइट, अब ये करते कैसे हैं कोड, वो मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बट आप यहाँ पे ये तो समझ चुके हैं ना कि ये रीयूजेबिलिटी होगी। हमने एम्प्लॉय का क्लास में ही एक कॉमन जगह पे रखा है और बाकी मल्टीपल चाइल्ड्स क्लास में हमने उनको यूज़ कर लिया है। ठीक है, डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन कंक्लूड कर लेते हैं हम। इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर चाइल्ड क्लास विल ऑटोमेटिकली गेट द प्रॉपर्टीज, फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, यूज़ क्या होता है वो भी आपको पता है। व्हेन टू यूज़ इनहेरिटेंस, कोड रीयूजेबिलिटी, मल्टीपल सब क्लासेस कैन रीयूज फील्ड्स एंड मेथड्स फ्रॉम ए सुपर क्लास। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हेन टू यूज़ व्हाट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। तो जो पहला इनहेरिटेंस है टाइप, वो बहुत आसान है, सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, वन पेरेंट क्लास, वन चाइल्ड क्लास, सिंपल, और ये रहा इसका कोड।
ये आपने देखा 1 पेरेंट, और यहाँ पे हमने चाइल्ड में एक्सटेंड कर दिया है पेरेंट 1 को, और ये हमें पता ही है ये नॉर्मल टाइप का इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस होता है वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कुछ इस तरीके से उसका इलस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास एक टॉप पेरेंट क्लास होती है जिसको एक्सटेंड किया जाता है चाइल्ड 1 क्लास में, और फिर चाइल्ड 1 को फर्दर एक्सटेंड किया जाता है चाइल्ड 2 क्लास में। तो ये एक तरीके से हमारा ग्रांड चाइल्ड हो गया। ठीक है, ये रहा कोड। ये देखो पेरेंट को हमने यहाँ पे चाइल्ड 1 में एक्सटेंड किया है और चाइल्ड 1 को यहाँ पे चाइल्ड 2 में एक्सटेंड कर दिया है। तो ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड 2 है ना क्लास, इसमें क्या है, पेरेंट 1 के भी फंक्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऑलराइट, चाइल्ड 1 के तो आएंगे ही आएंगे, बट पेरेंट 1 के भी आ जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। तो आपको पेरेंट 1 को अलग से एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है चाइल्ड 2 में। ठीक है, उसके बाद तीसरे टाइप का इनहेरिटेंस है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये रीयूजेबल होता है। जैसे आपका पेरेंट 1 क्लास है, उसमें कुछ फंक्शंस हैं कॉमन, वो चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 सब में यूज़ हो पा रहे हैं। तो इसीलिए ये रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, कोड इसका यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। आप देख रहे हैं पेरेंट 1 यहाँ भी हो रहा है चाइल्ड 1 में एक्सटेंड, और आपका पेरेंट 1 यहाँ चाइल्ड 2 में भी एक्सटेंड हो पा रहा है। ग्रेट, तो ये था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और इसके बाद हमारा एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है जो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मल्टी लेवल और हायरार्किकल का। तो वो होता है, और हाँ, इसके बाद एक हमारा इनहेरिटेंस होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और होता तो है वो, बट वो जावा में सपोर्टेड नहीं होता। अब वो मल्टीपल इनहेरिटेंस पे बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता क्या है, जावा में सपोर्ट क्यों नहीं होता, और इसका अचीव करने के लिए कैसे होता है, तो वो सब अब हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। What is multiple inheritance? Does Java support it? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, तो यही है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो आप देख रहे हो एक चाइल्ड क्लास है, वो 2 क्लास से पेरेंट क्लास से इनहेरिट करने की कोशिश कर रही है, पेरेंट क्लास 1, पेरेंट क्लास 2। अब ये C++ में आई थिंक होता है, बट जावा में ये सपोर्टेड नहीं है। ओके, एक चाइल्ड क्लास, एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते उसके। इसका जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है सेम डायग्राम का, वो ये है। यहाँ आपके पास पेरेंट क्लास 1, पेरेंट क्लास 2, और यहाँ आप चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास 1 को और 2 को दोनों को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। कंपाइल टाइम एरर आएगी, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो इस कोड को। ठीक है, और नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों, मतलब जावा क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है इसे? कर सकता था, जैसे C++ में जावा के जो क्रिएटर्स थे वो इसमें भी कर सकते थे इसको सपोर्ट। तो प्रॉब्लम जो है वो हम अपकमिंग क्वेश्चन में देखते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन में। What is the alternative to achieve multiple inheritance in Java? तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। अब आंसर यहाँ पे डायग्राम में ही मैंने दिखा दिया है। जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय इंटरफेसेस। मतलब क्या है कि जो एक हमारी चाइल्ड क्लास होती है ना, इसमें मैक्सिमम एक ही पेरेंट क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस 1, 2, 3, 4 को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। ठीक है, कोड दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोड है हमारा, यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट मेथड है रैंडम सा। अब हमने क्या किया कि 2 इंटरफेसेस डिफाइन किए इस तरीके से, और इनके अंदर केवल मेथड डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, और इंटरफेसेस अगर आप नहीं जानते तो जब मैं बताऊंगा उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को रिविजिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसमें हम मैक्सिमम एक ही पेरेंट क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बट एडिशनली हम मल्टीपल इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस 1, इंटरफेस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, अचीव हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें। और हाँ, एक रूल होता है इंटरफेसेस का कि जब आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप जो इसमें मेथड्स होते हैं उनको डिफाइन करते हो। तो जो ऊपर हमने मेथड डिक्लेयर किए थे ना, वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, अगेन अगर आप थोड़े से नए हो इंटरफेस में तो मैं आगे बताऊंगा, तो आप एक बार इसको दोबारा रिविजिट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, अल्टरनेटिव ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मैंने यहाँ पे सेम कोड को पेस्ट भी कर दिया है इधर, और यहाँ पे लिख भी दिया है, जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस वाया द इंटरफेसेस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस एंड मैक्सिमम वन पेरेंट क्लास कैन बी इनहेरिटेड और एक्सटेंडेड। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। What are the types of polymorphism? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको रिमेंबर हो तो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में ये बताया था कि कैसे हमारा सेम नेम फंक्शन होता है और उसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, राइट। अब 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। एक होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम अगेन 2 टाइप का होता है, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ना कैलकुलेटर क्लास का, और इसमें मल्टीपल फंक्शन सेम नेम के होते हैं, ये जो है ये एग्जैक्टली मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। ठीक है, जो कि एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म ही है। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है उसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड करके ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको भी ओवरलोड कर सकते हैं, उनके भी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, बट ये जावा में पॉसिबल नहीं है। तो जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद दूसरा टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है रन टाइम। इसके अंदर हमारा आता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक सजेशन है आपके लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो मैं ये समझता था कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग होते हैं, और ये भी एक तरीके से 90% करेक्ट ही आंसर है, बट 100% तो यही है। तो अब हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्यों ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम कहते हैं, क्यों ओवरराइडिंग को रन टाइम, या फिर ये अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, तो ये सब भी क्या है, ये हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में समझेंगे। What are the 5 differences between overloading and overriding? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, और मैंने भी 5 इसीलिए लिखा है क्योंकि 1-2 डिफरेंसेस काफ़ी नहीं है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, और जब आपको पता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने चाहिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि कोड को रखेंगे साइड बाय साइड। ये है हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कोड जो मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये है मेथड ओवरराइडिंग की बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो हम कोड को कंपेयर करेंगे और फिर डिफरेंसेस पॉइंट आउट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और बाद में मैं आपको वो लिस्ट आउट करके दे दूंगा। ठीक है, तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जो आपका मेथड ओवरलोडिंग होता है ना, उसमें जो हमारे मल्टीपल ये मेथड्स होते हैं, ये सारे सेम नेम के जो प्रेजेंट होते हैं, ये एक और बस एक सिंगल क्लास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओनली वन क्लास इज रिक्वायर्ड फॉर मेथड ओवरलोडिंग। वेयर एज जो मेथड ओवरराइडिंग का है वो सेम नेम के होते हैं, राइट, बट ये डिफरेंट क्लासेस में होते हैं। एक बेस क्लास में होगा और एक चाइल्ड क्लास में होगा, तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, एक क्लास में नहीं हो सकती मेथड ओवरराइडिंग। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो ओवरलोडिंग में है वो आपका जो मेथड सेम नेम के होते हैं, राइट, बट इनके पैरामीटर सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं। सिग्नेचर मतलब कभी आपका डाटा टाइप डिफरेंट होगा, ओके, कभी आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स ही डिफरेंट हो जाएंगे, 2 या 3 हो जाएंगे, तो सिग्नेचर डिफरेंट हो गया। बट मेथड ओवरराइडिंग में नाम सेम होता है और सिग्नेचर भी सेम होता है, पैरामीटर्स एग्जैक्टली मैच करने चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और जो मेथड ओवरराइडिंग है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम पे आइडेंटिफाई होता है,
कंपाइल टाइम में नहीं पता लगता। ग्रेट, ये तो मैंने, और हाँ एक और डिफरेंस है, वो है कि ओवरलोडिंग में अनोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी आपने यहाँ पे कीवर्ड स्पेशल यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, राइट। जबकि जो आपका मेथड ओवरराइडिंग है उसमें आपने बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड करने के लिए चाइल्ड क्लास में ओवरराइड एनोटेशन का, कीवर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, तो कितने डिफरेंस हो गए। और हाँ एक और लास्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंस, और वो ये है कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना आपके क्लासेस में, उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो एक ही कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे ओवरलोड हो सकते हैं, ओके, बट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते दूसरी क्लास में। ग्रेट, तो ये थे सारे डिफरेंसेस, और मैंने सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे लिख भी दिए हैं। लिखे इसलिए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग राइट, बट अगर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी थ्योरी भी हमें होनी चाहिए हमारे पास, ताकि जब लास्ट मिनट पे हम रिवीजन करें तो हम जल्दी से रिवाइज कर लें, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है दोबारा पूरे कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से बिगिनिंग में फिनिश करने में, राइट। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। ऑल राइट, अगर आप यहाँ लास्ट चैप्टर तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आप में स्पिरिट तो है। मेरी जो एक लास्ट एडवाइस मैं कहूँगा वो ये है कि कीप गिविंग इंटरव्यूज़, देते रहो इंटरव्यू और कभी भी गिव अप मत करना, ठीक है। अब इस लास्ट चैप्टर में हम बात करेंगे क्वेश्चंस इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन की, उनमें डिफरेंस देखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में भी डिफरेंस देखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब क्या यूज़ करना है एप्लीकेशन में वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन? एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैप्सूल याद है, जो एक मेडिसिन होती है उसमें 2 कलर होते थे, राइट, और उसके अंदर 2 दवाइयाँ होती थी एक्चुअली। अब किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें ये 2 दवाइयाँ साथ में लेनी पड़ती है, इसलिए कैप्सूल्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। अगर आप खाली एक दवाई ले लेंगे ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे और शायद कोई डिजीज़ जो है वो क्योर भी ना हो, ठीक है। सिमिलरली जो गुड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन होती है ना, वहाँ एनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम आपका फंक्शन और डाटा को कंबाइन कर देते हैं। मतलब जो डाटा का एक्सेस है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते आपको डाटा जो है वो फंक्शन के थ्रू मिलेगा, तो कंबाइन होके एनकैप्सुलेट, ठीक है। तो ये है हमारा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं और भी अदर वर्ड्स में समझाऊं तो जैसे हमारी क्लास होती है उसमें फील्ड्स और फंक्शंस होते हैं, राइट। तो कभी भी अपनी जो फील्ड्स है ना उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं होने देना है। मतलब मैं सेम ही चीज़ कह रहा हूँ वैसे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेस कैसे करते हैं फिर उसको हम वहाँ पे फंक्शंस में गेटर और सेटर फंक्शंस बनाते हैं, और गेटर और सेटर फंक्शंस के थ्रू उस फील्ड्स को, डाटा को एक्सेस करते हैं। तभी हम आउटसाइड क्लाइंट में या मेन मेथड में या किसी डिफरेंट क्लास में उस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द फंक्शन, ठीक है। क्लियर होना चाहिए ये एकदम बिल्कुल। डेफिनेशन है, इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग कह लो, रैपिंग कह लो, ऑफ डाटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। अब मैं आने वाले क्वेश्चन में जल्दी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा इनकैप्सुलेशन की। हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो कोड में जल्दी से चलते हैं और समझते हैं। और हाँ, अगर आपने गेटर और सेटर मेथड का जो मैंने प्रीवियसली समझाया था वो आपको आता है तो आप 70% तो आपको इसका आंसर पता है, पर फिर भी मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो एक बार हमारे पास जैसे एक एम्प्लॉय क्लास है ये, और इसके अंदर हमारे पास एक एक्सपीरियंस फील्ड है कुछ इस तरीके से, जो कि बेसिकली डाटा ही है आपका, ओके। अब हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर या फिर किसी और क्लास के अंदर हमने इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरीके से। तो अब एक तरीका आपके पास ये है कि आप एम्प्लॉय फील्ड की वैल्यू जो है एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस आप कैसे सेट कर लो, ऐसे डायरेक्टली, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, ओके। तो रिकमेंडेड कैसे है, पहले तो आप अपनी इस एम्प्लॉय फील्ड को हमेशा प्राइवेट रखना है, ठीक है, ताकि ये आपकी इस एम्प्लॉय क्लास के बाहर एक्सेसिबल हो ही ना,
ठीक है, फिर क्या करना है, एक सेटर मेथड बनाना है, सेट एक्सपीरियंस, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस रिसीव होगा और फिर आप दिस कीवर्ड का यूज़ करके अपने फील्ड का एक्सपीरियंस सेट कर लोगे, जो आपको एक्सपीरियंस वहाँ पैरामीटर से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस की वैल्यू सेट कर सकते हो और इसे सेटर मेथड कहते हैं। ऑलराइट, अब ये तो सेट का टेक्निक हो गई। अब गेट कैसे करना है, अगर कोई क्लाइंट गेट करना चाहता है वैल्यू, तो वो भी डायरेक्टली ना करके एक गेटर मेथड बना लो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ गेट एक्सपीरियंस करके मेथड है, जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको आप अपना एक्सपीरियंस रिटर्न कर दोगे। ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया है क्योंकि आप एक्सपीरियंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। वैसे आपको बस यहाँ पे एक्सपीरियंस ही सिलेक्ट करना है, ये मल्टीप्लाई 2 हटा सकते हो। ये मैं आपको डाटा वैलिडेशन या डाटा मैनिपुलेशन के लिए होता है, जो कि एक बेनिफिट है इस इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सेट करना था एक्सपीरियंस, तो मेन मेथड से कैसे कॉल करेंगे, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, एम्प्लॉय डॉट सेट एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस पास कर देंगे जो वहाँ ऊपर रिसीव हो जाएगा और आपके एक्सपीरियंस फील्ड की वैल्यू सेट हो जाएगी। अब गेट कैसे करना है, डायरेक्टली आप गेट को कॉल कर दो कुछ इस तरीके से, एम्प्लॉय डॉट गेट एक्सपीरियंस वैल्यू। ठीक है, तो आपका ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और एक्सपीरियंस फील्ड की वैल्यू गेट भी हो जाएगी। तो अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे 10 आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है आउटपुट, इसको सही कर लेते हैं, 10 है। ऑलराइट, तो ये था हमारा गेटर सेटर। अब मैंने सेम ही कोड यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कैसे इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, पहली चीज़ ताकि बाहर एक्सेसिबल ना हो वो डाटा डायरेक्टली, और दूसरा गेटर और सेटर मेथड के थ्रू हो, उसके लिए हम गेटर और सेटर मेथड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। अब अपकमिंग क्वेश्चन में मैं इसके एडवांटेजेस भी आपको काफ़ी सारे बता दूंगा कि होते क्या है, ये सब करने का, इतना झमेले करने के क्या फ़ायदे होते हैं। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन। तो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ जल्दी से। सपोज़ आप एक वेब डेवलपर हैं, जो कि आप होंगे ही, और आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई, राइट। कुछ इस तरीके से ये आपकी वेब एप्लीकेशन है। अब आपकी एप्लीकेशन को कोई यूज़र कॉल कर रहा है इंटरनेट के थ्रू या कैसे भी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यूज़र क्या होगा, केवल आपकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाएगा, राइट। बट जो पीछे कोड लिखा हुआ है एप्लीकेशन में वो उसको एक्सेसिबल नहीं होगा, स्पेशली अगर बैकएंड कोड है, ओके। और ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कोड है ना, वो यूज़र को उससे मतलब ही नहीं है, वो देख ही नहीं पाएगा उसे, और उसको मतलब भी क्या है। और दूसरा बेनिफिट है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, अगर यूज़र ने आपका कोड देख लिया तो हो सकता है कल को वो हैकर भी हो और कुछ गलत कर सकता है, आपका कोड हैक करने की कोशिश कर सकता है देख के उसे, ठीक है। तो ये जो हाइड कर रहे हैं ना हम, बैकग्राउंड डिटेल्स कहते हैं इसे, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन भी लिख दिया मैंने, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, ठीक है। और ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, खाली प्रोग्रामिंग में नहीं होता है ये। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। फॉर एग्जांपल एक और बताता हूँ, जैसे आपका ड्राइवर होता है, कार ड्राइवर, ठीक है। अब वो कार को ड्राइव करना तो जानता है, बट वो कार के इंजन में कैसे वर्किंग होती है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक होते थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ शायद 4 स्ट्रोक, तो वो वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, राइट। ये बैकग्राउंड डिटेल्स एक ड्राइवर के लिए अननेसेसरी हैं, तो उसे दिखाना ही क्यों है, राइट। तो इसका बेनिफिट ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का कि चीज़ें सिंपलर हो जाती हैं, जो एंड यूज़र के लिए बहुत हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो हम समझ गए एब्स्ट्रैक्शन जनरल कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली जावा .NET इनमें। तो मोस्टली यहाँ पे लिखा है मैंने, मोस्टली वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन।
अभी कैसे करते हैं ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के सारे क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी ये, डिफरेंसेस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। अपकमिंग क्वेश्चन में इनको कवर करेंगे, और साथ ही उससे पहले हम देख लेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो वो भी कवर कर लेंगे आने वाले क्वेश्चन में। What is the difference between abstraction and encapsulation? अब ये डिफरेंसेस के क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे आपका जो इंटरव्यूअर है वो दो कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है एक ही क्वेश्चन के थ्रू, और अगर आप कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाती है, डिफरेंसेस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस हमारी डेफिनेशन है। एब्स्ट्रैक्शन जो है मीन्स शोइंग ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शंस इन ए सिंगल यूनिट। तो ये तो हमारी डेफिनेशन का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जो दूसरा डिफरेंस है वो है एडवांटेज क्या है दोनों के। एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। Encapsulation protects the data by restricting the data access only via the functions, not directly. ठीक है, इससे हमें डाटा हेडिंग मिलता है। अब ये हाइडिंग से कंफ्यूज मत होना, देखो डाटा हेडिंग इनकैप्सुलेशन देता है, पर ये जो हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल है ना, ये आपका कुछ भी हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, डाटा हो सकता है, ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो बट इनकैप्सुलेशन खाली डाटा हेडिंग की बात कर रहा है। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है दोनों का, ये भी एक डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, एंड इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर, जो कि प्राइवेट बना देते हैं फील्ड्स को, और गेटर सेटर मैथड से। तो ऑलराइट, ये सब में वैसे सेपरेटली अलग अलग मैंने क्वेश्चनों में कवर किया है, बट एक साथ होने से रिवीजन होने में बहुत आसानी रहती है। ओके, अब अपकमिंग क्वेश्चन में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस की। तो जैसा कि मैंने बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस? एटलीस्ट 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। तो मैं यहाँ साइड बाय साइड दोनों का कोड दिखाऊंगा, उनके डिफरेंसेस पॉइंट आउट करेंगे, और लास्ट में वो सारे लिस्ट कर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक इंटरफेस है यूनिवर्सिटी, जिसमें कि मेथड्स जो हैं वो अभी एब्स्ट्रैक्ट हैं, और उसके बाद हमने नीचे उस यूनिवर्सिटी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है कॉलेज क्लास में, और मेथड्स भी सारे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं इंटरफेस के। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है यूनिवर्सिटी, और उसमें हमारे पास एक मेथड तो कंक्रीट है और एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नीचे हमने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड किया है कॉलेज क्लास में, और स्पोर्ट्स मेथड को जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब सबसे पहला सबसे आसान डिफरेंस से शुरू करते हैं। इंटरफेसेस आर डिफाइंड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड, or whereas abstract classes are defined by using the abstract keyword. Simple the second difference is that interfaces supports multiple inheritance. हाँ, तो आप यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेसेस 1 2 3 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप एक से ज़्यादा क्लास यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इंटरफेसेस में मेथड्स आर इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये इम्प्लिसिटली मतलब आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, बट जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसमें आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा उसको, उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं। जब आप कुछ चीज़ करते हो तो लिखना पड़ेगा कि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस है कि इंटरफेसेस में कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं होते। ऑलराइट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं,
अब आप बोलोगे भाई क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हैं, कभी अलाउड ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर क्या क्या फ़ायदा, तो वो मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चंस में क्लियर करूँगा। और उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है वो ये कि इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे डिफ़ॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं, तो वो मैं शॉर्टली अभी अपकमिंग क्वेश्चन में वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। बट 5 डिफरेंस तो ये मैंने बता दिए, जिसमें से आप 4 ध्यान में रख सकते हो, और ये रहे वो सारे के सारे डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी लिख दिए पहले और उसके बाद सारे डिफरेंसेस भी लिख दिए हैं। अब लिखे इसलिए हैं ताकि रिवाइज करते हुए आपको सिंपलर रहे, चीज़ें सामने रहें, पढ़ के ही काम हो जाएगा 3-4 सेकंड में। बार बार वीडियो को सुन के थोड़ा टाइम लगता है उसमें, ठीक है, इनिशियली ठीक है, बट रिवीजन करते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हेन टू यूज़ द इंटरफेस एंड व्हेन टू यूज़ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन रियल एप्लीकेशन। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और आपको काफ़ी कुछ आंसर पता भी होगा। जस्ट हम कंक्लूड कर लेते हैं कि कौन बेहतर है दोनों में से और क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इंटरफेस कब यूज़ करना चाहिए, तो 3 पॉइंट्स हैं इसके लिए। पहले, एन इंटरफेस कैन बी यूज टू डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, वाइल इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। ये तो लिखा है कि कब करना चाहिए। तो ये क्या करता है, इंटरफेसेस मोर मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, दूसरा रीज़न है कि इंटरफेस इज़ ए गुड चॉइस व्हेन यू नो मेथड हैज़ टू बी देयर बट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड डिफरेंटली। मतलब आपको पता है कि मेथड होना चाहिए बट अलग अलग क्लासेस उसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तीसरा, इंटरफेसेस डू सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसकी वजह से आपकी यूनिट टेस्टिंग जो होती है ना सिंपलर हो जाती है। आपकी जो मॉकिंग होती है ना ऑब्जेक्ट में, वो बहुत सिंपलर हो जाती है। अगर यूनिट टेस्टिंग का आपको आइडिया है तो उसमें इंटरफेसेस का बहुत रोल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि व्हेन टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज़ ए गुड चॉइस व्हेन यू आर श्योर सम मेथड्स आर कंक्रीट and some methods are implemented and that some methods must be implemented in the same way, and some methods are abstract and can be implemented differently by implementing classes। तो ये हमें पता ही था वैसे पहले से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं इंटरफेसेस के ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसलिए जो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं ना वो इंटरफेसेस ही करते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस के साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम अपने फंक्शंस को लेटर रन टाइम पे मॉडिफाई कर पा रहे हैं इन द चाइल्ड क्लासेस, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या इन यूनिट टेस्टिंग के लिए, और इंटरफेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अपकमिंग क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑल राइट, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं तो ऑल द बेस्ट और बहुत ही बढ़िया। पहली चीज़, अपना रेज्यूम पोस्ट करो, शेयर करो और इंटरव्यूज़ देना शुरू करो। ठीक है, रिजेक्शंस के लिए रेडी रहना। रिजेक्शंस इंटरव्यूज़ में फेलियर नहीं होते हैं, वो जस्ट एक पार्ट ऑफ द जर्नी होती है, इंटरव्यू जर्नी होती है, उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, फॉरगेट मत करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरा कंप्लीट इंटरव्यू कोर्स जावा के लिए, तो PDF बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरे कोर्स का भी लिंक है, बाकी आपकी मर्जी। फाइनली अगेन, ऑल द बेस्ट एंड अगेन नेवर एवर गिव अप।